स्पेस एक ऐसी मिस्टीरियस जगह जिसने ना सिर्फ कई दशकों से हम इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, बल्कि उसने हमारे सामने एक क्वेश्चन भी छोड़ा है जिसका जवाब इतने हाईटेक होने के बावजूद भी हम इंसान आज तक नहीं दे पाए हैं। और वो सवाल है कि क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या हमारा ये प्लेनेट जिसे हम इतना ज्यादा रेयर समझ रहे हैं, क्या इकलौता ये ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ सपोर्ट करती है? अब देखो गाइस, भले ही इस क्वेश्चन का जवाब हम अभी तक डंके की चोट पर दे पाए हो या फिर ना दे पाए हो, लेकिन समय समय पर हमें हमारे ही प्लेनेट के आसमान में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर देखने को मिल जाता है जो हमें इस बात की तरफ सोचने के लिए मजबूर करता है कि शायद जिस लाइफ को हम कई दशकों से स्पेस में ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, मे बी उन्होंने हमसे पहले हमें और हमारी अर्थ को ढूंढ लिया है। और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल है साल 2015 में कानपुर में हुआ एक बेहद ही अजीब सा इंसिडेंट। एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें सबसे पहली बार एक्सीडेंटली एक इंडियन स्टूडेंट ने एक ऐसी फोटो को क्लिक कर लिया जिसमें उड़ते हुए एक अजीब से एयरक्राफ्ट को देखने और उस पर रिसर्च करने के बाद ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरा वर्ल्ड शॉक हो गया। आखिर क्या है ये पूरा माजरा और क्यों आज तक 90% इंडियन से इस रियलिटी को छिपाया गया है? गाइज, आज की ये वीडियो विद प्रूफ इन सारे ही क्वेश्चन के आपको जवाब देगी। तो हाय गाइज, मैं हूं आकाश और चलिए इस बार फिर से विद प्रूफ सॉल्व करते हैं एक और मिस्ट्री को। साल 2015 भारत के कानपुर के श्यामनगर में रहने वाले संतोष गुप्ता के बेटे अभिजीत गुप्ता को फोटोग्राफी का काफी ज्यादा शौक था। अब अपने बेटे के इसी शौक को पूरा करने के लिए अभिजीत गुप्ता के पिता संतोष गुप्ता उसे एक फोन ला कर देते हैं। इंटरेस्टिंगली, जैसे ही अभिजीत को उसका पहला फोन मिलता है, वो उस फोन से अलग अलग लोगों, जगहों और यहाँ तक कि टाइम टू टाइम आसमान और क्लाउड्स की फोटोज को भी क्लिक करना शुरू कर देता है। समय आगे बीता और एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में जब अभिजीत ब्राइट सनी डे में आसमान की फोटो को क्लिक करने का ट्राई कर रहा था, तभी अभिजीत को यह एहसास होता है कि आसमान में एक बेहद ही अजीब सी चीज भी मौजूद है। इंटरेस्टिंगली, कुछ देर उस चीज को देखने के बाद अभिजीत को यह बात क्लियर हो गई कि वो चीज ना ही कोई बर्ड है और ना ही कोई भी क्लाउड। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ठीक उसकी आंखों के सामने ही मौजूद था, तो अभिजीत तुरंत ही अपने पॉकेट से अपने फोन को बाहर निकालता है और उस अजीब सी ऑब्जेक्ट की फोटो को क्लिक करता है। और गाइज, ये है वो फोटोग्राफ जिसमें आप भी क्लियरली साफ आसमान में एक बेहद ही अजीब से ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ता हुआ देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू अभिजीत, ये ऑब्जेक्ट बेहद ही अजीब तरीके से लेकिन कंप्लीटली साइलेंस के साथ हवा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अजीब बात यह है दोस्तों कि इसके चलने का पैटर्न इतना ज्यादा स्ट्रेंज था कि अभिजीत ने उससे पहले और उसके बाद भी इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं देखा। तो देखो गाइस, यहाँ तक हमारे पास अभिजीत के द्वारा देखा गया एक अजीब सा इंसिडेंट और लकीली उस इंसिडेंट को काफी हद तक सच प्रूफ करता हुआ एक फोटोग्राफिक एविडेंस भी मौजूद है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर इसके बाद हुआ क्या? असल में गाइस, इस फोटो को क्लिक करने के तुरंत बाद अभिजीत इस फोटो को लेकर अपने फादर के पास जाते हैं, जहां पर पहले तो उनके फादर को ऐसा लगता है कि शायद अभिजीत प्रैंक करने के मकसद से उन्हें ये फोटोग्राफ दिखा रहा है। लेकिन बाद में जब उन्हें ये क्लियर हुआ कि वास्तव में अभिजीत ने जो कुछ भी देखा था उसी की ही फोटो को क्लिक किया है, तब जाकर उन्होंने इस फोटो को जब सोशल मीडिया पर डाला तो लिटरली उस समय ये इमेज ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए हॉट टॉपिक बन गया। बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज और न्यूज़पेपर्स ने हाथों हाथ बड़ी बड़ी हेडिंग्स में ये प्रिंट किया कि कानपुर के एक लड़के ने यूएफओ को क्लिक किया है। अब देखो गाइस, क्योंकि ये सिनेरियो अब एक घर से निकलकर पूरी इंडिया में वायरल हो चुका था, तो फाइनली इसके ऊपर तुरंत ही अलग अलग डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। और सबसे पहला वो डिपार्टमेंट जिसने इस इमेज के पीछे 3 पॉसिबल रीजन बताए, वो कोई और नहीं बल्कि आईआईटी कानपुर ही था। असल में गाइस, इस इमेज को हर एक तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद पहली एक्सप्लेनेशन जो आईआईटी कानपुर के द्वारा दी गई वो था लेंटिक्युलर क्लाउड फिनोमेना। असल में गाइस, लेंटिक्युलर क्लाउड्स कुछ इस तरीके के अजीब से राउंड शेप के क्लाउड्स होते हैं जिन्हें अगर एक नजर में आसमान में देखा जाए तो अच्छे खासे इंसान को यह वहम हो सकता है कि उसने एक क्लाउड को नहीं बल्कि यूएफओ जैसे एक डिस्क शेप ऑब्जेक्ट को ही देखा है। अब क्योंकि साल 2015 में इस इमेज को क्लिक किया गया था, तो आईआईटी कानपुर के अकॉर्डिंग मे बी लाइटनिंग और कैमरा एंगल की वजह से कैमरा सेंसर ने भी इस इमेज को ग्लिच के चलते हुए कुछ इस तरीके का
कैप्चर कर लिया। लेकिन गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस एक्सप्लेनेशन के साथ दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, आईआईटी कानपुर जिस फिनोमेना को एक्सप्लेन करके पूरी दुनिया को यह बता रही है, वो फिनोमेना 99% केसेस में सिर्फ पहाड़ या फिर काफी ऊंची जगह पर ही जनरेट होता है। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि नॉर्मली लेंटिकुलर क्लाउड्स तब फॉर्म होते हैं जब नमी से भरी हुई हवा किसी पहाड़ से टकराकर वेव फॉर्म में टूटती है, और जब इस प्रोसेस के दौरान उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाता है तो वो बादलों को कुछ इस तरीके से राउंड शेप में कट करके उन्हें आसमान में स्टेबल कर देती है। लेकिन बात अगर कानपुर की जाए तो पहला, कानपुर कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, एंड सेकंड, जून की गर्मी में भाई इस तरीके का फिनोमेना कानपुर जैसी सिटी में तो बन ही नहीं सकता। इसके साथ ही दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये इमेज बिल्कुल ही क्लियर है, तो ये कहना कि ये कैमरा का ग्लिच है, ये काफी हद तक बेतुकी बात होगी। और यही वो दो सबसे बड़े रीजन है जिसके चलते हुए आईआईटी कानपुर की इस एक्सप्लेनेशन को ज्यादा लंबे समय तक कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। वेल गाइज, इसके बाद हमारे सामने आती है दूसरी एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमसे ये बोला जाता है कि ये कोई ड्रोन या फिर किसी मोबाइल ऐप के थ्रू एडिट की गई इमेज है। अब देखो गाइज, बात अगर पहले पॉइंट की जाए तो भाई ये चीज किसी भी एंगल से ड्रोन नहीं हो सकती। और देखो इसके पीछे दो सबसे बड़े रीजन हैं। नंबर 1, अगर आप इस इमेज को गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक मैसिव ऑब्जेक्ट है। और बात अगर साल 2015 की टेक्नोलॉजी की जाए तो उस वक्त तो छोड़िए, आज की डेट में भी इतने भारी ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ाना और उसको किसी सिटी के ऊपर स्टेबल करना भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये टफेस्ट वर्क है। लेकिन अगर फिर भी ये मान लिया जाए कि ये एक ड्रोन है तो भी भाई हमारी बेसिक फिजिक्स ये बोलती है कि इतने भारी ड्रोन को ऊपर हवा में उड़ाने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े प्रोपेलर्स की जरूरत होगी, जो टेक्निकली इतनी तेज आवाज को प्रोड्यूस करेंगे कि भाई एक घर को तो छोड़ दीजिए, पूरे मोहल्ले को बाहर आकर ये देखना पड़ेगा कि आसमान में क्या चल रहा है। लेकिन बात अगर इस ऑब्जेक्ट की जाए तो ऐसी कोई भी आवाज उस दिन रिकॉर्ड नहीं की गई थी। इवन खुद अभिजीत ने अपने इनिशियल स्टेटमेंट में ये बोला था कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल खामोशी के साथ धीरे धीरे हवा में उड़ रहा था। तो क्या अब सिर्फ ये मान लिया जाए कि ये कुछ और नहीं बल्कि मोबाइल ऐप के थ्रू की गई एक एडिटिंग ही है? असल में देखो, साल 2015 में मार्केट में बहुत सी ऐसी फ्री एप्स अवेलेबल थी जिसका इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी इमेज में किसी भी घोस्ट या फिर यूएफओ की इमेज को ऐड कर सकते थे। लेकिन इन तरीके की एडिटेड इमेजेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कलर मैचिंग और मास्किंग की होती थी। असल में देखो गाइज, आज की डेट में हमारे पास इतने पावरफुल टूल या फिर एआई भी अवेलेबल है जो कि आसानी से किसी भी इमेज को किसी भी चीज पर ओवरलैप या फिर इंटीग्रेट कर सकता है। और आज की डेट में ये काम इतनी सफाई से होता है कि साधारण लोग तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी ये डाउट होता है कि ये इमेज नॉर्मल है या फिर एडिटेड। लेकिन बात अगर साल 2015 की जाए तो भाई साल 2015 में हमारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल एप्स अवेलेबल नहीं थी जो कि बिल्कुल ही सटीक तरीके से कलर ग्रेडिंग करते हुए या फिर प्रॉपर मास्किंग करते हुए इस तरीके से किसी भी यूएफओ को इमेज में मर्ज कर सके। क्योंकि अगर आप खुद भी इस इमेज को गौर से देखोगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट, आसमान और वेदर की लाइटनिंग सब कुछ एक दूसरे से कलर मैच करती हुई नजर आएंगी, जो 2015 की मोबाइल ऐप की एडिटिंग की पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा टफ काम था। लेकिन फिर भी ये इकलौता ऐसा लूप होल था जिसका इस्तेमाल करते हुए इस अच्छे खासे केस को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता था। और प्रैक्टिकली गाइस आगे चलकर यही हुआ। असल में इस पूरे ही इंसिडेंट के सामने आने के कुछ ही महीने के बाद जो लोग और मीडिया हाउसेस इस केस को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, वही अब ये बोलने लगे कि ये इमेज इसलिए ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा क्लियर है। आई मीन सीरियसली, मतलब देखो, रेस्पेक्ट हर एक के लिए है, पर आप खुद इस चीज को देखो कि ये चीज कितनी ज्यादा अजीब है। क्योंकि जब हमारे पास ब्लरी या अजीब सी फोटोज आती है तो हम ये बोलकर उनसे पीछा छोड़ा लेते हैं कि भाई इसमें तो ऑब्जेक्ट साफ दिख ही नहीं रहा। लेकिन जब हमारे सामने सबसे क्लियर और ऑथेंटिक फोटो आती है तो हम ये कहकर उसे इग्नोर कर देते हैं कि ये तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा क्लियर है। एंड ऑनेस्टली गाइस, यही सारी चीजें मिलकर प्रैक्टिकली हमें रियलिटी से काफी ज्यादा दूर ले जाती हैं। क्योंकि गाइस, अगर आपको ये लगता है कि ये कानपुर का पहला और इकलौता ही यूएफओ वाला केस है तो सॉरी टू से दिस, लेकिन आप गलत हैं। क्योंकि अगला केस उस समय का है जहां पर फोटो एडिटिंग की तो गुंजाइश ही नहीं बचती।
असल में गाइस, पहले केस की ऑथेंटिसिटी पर बात आने के बाद अब फाइनली मुझे एक ऐसे केस को ढूंढना था जिसमें फोटो एडिटिंग की गुंजाइश ही नहीं हो। एंड गेस व्हाट, मुझे एक बेहद ही अजीब सी चीज मिली। असल में 15 मार्च 1951 में कानपुर के ही एक टेक्निकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट के दौरान फोटोग्राफर बाबू GRS मूर्ति और उनके साथी को उस वक्त इंडिया में इंपोर्ट किए जाने वाले फोल्डिंग कैमरास की टेस्टिंग के लिए हायर किया जाता है। इंटरेस्टिंगली, इस टेस्टिंग के दौरान मूर्ति और उनका साथी कानपुर में ही एक लोकेशन पर पहुंचते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अलग अलग फोटोग्राफ को क्लिक करने के बाद मूर्ति को अचानक से ये एहसास होता है कि उनके ऊपर आसमान में एक बड़ी अजीब सी चीज मौजूद है। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो मूर्ति और उनके साथी ने एक ही वक्त लेकिन दो अलग अलग कैमरास और अलग अलग एंगल से उस ऑब्जेक्ट की फोटो को क्लिक किया। और गाइस, ये थी वो फोटोग्राफ जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि बात अगर फोटो एडिटिंग की जाए तो प्रैक्टिकली साल 1951 में भाई इंडिया में कैमरास मैन्युफैक्चर भी नहीं होते थे। हम ऑलमोस्ट कैमरास को इंपोर्ट करते थे, तो एडिटिंग तो भूल ही जाइए। देश की बहुत बड़ी आबादी ने तो उस वक्त तक कैमरा जैसी किसी चीज को हाथ तक में नहीं पकड़ा था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस वक्त जब ये फोटोग्राफ निकलकर बाहर आई तो उसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की अलग अलग न्यूज एजेंसीज ने भी कवर किया था, जिसके बाद खुद इंडियन एयरफोर्स ने सामने आकर इस इमेज को इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी हम इस इमेज की मिस्ट्री को नहीं सुलझा सके। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि तब से लेकर आज तक दोबारा से इस इमेज के ऊपर कभी भी इन्वेस्टिगेशन को नहीं किया गया और इसलिए टेक्निकली ये इमेज कानपुर की सबसे पहली ऐसी इमेज बनती है जिसमें इस अजीब से ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया गया था। तो अब इस पॉइंट पर सीधा सा एक सवाल खड़ा होता है कि अगर साल 1951 में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर इस तरीके के अजीब से ऑब्जेक्ट की फोटो को क्लिक कर सकता था, तो क्या साल 2015 में एक फोन से इस फोटो को क्लिक नहीं किया जा सकता? वेल गाइस, लॉजिकली ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों ही केसेस को साइड में पटक दिया जाए तब भी मेरे पास इस इन्वेस्टिगेशन में दो ऐसे केसेस हाथ लगे जिनकी ऑथेंटिसिटी पर 1% की भी गुंजाइश रहेगी ही नहीं। एंड गेस व्हाट, वो दोनों ही केस हमारे देश भारत से ही बिलोंग करते हैं। क्या है वो केसेस? चलिए उन्हें भी डिकोड करते हैं। असल में गाइस, बात अगर स्पेसिफिकली साल 2015 की जाए तो साल 2015 शायद इंडियन हिस्ट्री के उन चुनिंदा सालों में से एक साल रहा है जिसमें इन तरीके के अजीब से ऑब्जेक्ट्स की रिपोर्टिंग और एक्टिविटीज को बाकी के ईयर्स के कंपैरिजन में बहुत मास स्केल पर रिपोर्ट किया गया। और गाइस, इन्हीं इंसिडेंट्स में से एक ऐसा इंसिडेंट भी मौजूद है जो कि हमारे और आपके जैसे साधारण इंसानों के साथ नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के साथ हुआ। असल में जैसा कि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि कैसे साल 2012 से लेकर साल 2015 तक हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा लद्दाख रीजन में अजीब सी हवा में उड़ती हुई चीजों की टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग की गई थी। स्ट्रेंजली बात अगर रीसेंट टाइम की भी की जाए तो साल 2012 से लेकर आज तक इन तरीके की रिपोर्टिंग्स की क्वांटिटी 1000 से भी ज्यादा है। लेकिन गाइस, बात अगर स्पेसिफिकली साल 2015 की जाए तो वो साल कुछ ज्यादा ही अजीब था। असल में साल 2015 में इन तरीके के इंसिडेंट्स में हमें एक बेहद ही अजीब सा बदलाव देखने को मिला और वो ये था कि जहां एक तरफ अभी तक इन तरीके के ऑब्जेक्ट्स हवा में काफी तेजी के साथ ट्रेवल करते थे, तो वहीं साल 2015 के आसपास बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आई जिनमें ये ऑब्जेक्ट्स हवा में एक जगह रुककर शायद इंटेंशनली अपनी प्रेजेंस को दिखाते थे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इन सारे ही इंसिडेंट्स के बीच में ही खुद हमारे इंडियन आर्मी के एक रेस्पेक्टेड जवान के द्वारा एक अजीब सी इमेज को भी क्लिक किया गया। और गाइस, ये है वो इमेज जिसमें आप भी क्लियरली एक पहाड़ी की एज से एक अजीब से मेटलिक शाइनी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है दोस्तों कि लद्दाख के जिस रीजन में इस फोटोग्राफ को क्लिक किया गया उससे कई किलोमीटर दूर तक ह्यूमन एक्टिविटीज तो है ही नहीं। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि क्योंकि इस इमेज को खुद एक रेस्पेक्टेड इंडियन सोल्जर के द्वारा क्लिक किया गया है, तो ये बोलकर इसे नजरअंदाज कर देना कि जी यहाँ तो एडिटिंग या फिर यहाँ पर कैमरा ग्लिच आ गया होगा, भाई ये चीज नहीं की जा सकती। अब देखो गाइस, जहां एक तरफ लद्दाख में इस साल इन तरीके की अजीब से ऑब्जेक्ट्स की साइटिंग्स बढ़ती हुई चली जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इसी साल डीआरडीओ के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के देखे जाने की रिपोर्ट भी इस एरिया में मास स्केल पर रिपोर्ट की गई थी। एंड दैट्स मेक अ पॉइंट क्लियर कि शायद 2015 में उस एरिया में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर चल रहा था जिसे आज तक भी हम इंसानों के सामने नहीं लाया गया है, और शायद ये फोटोग्राफ उसी एक बड़ी
हिस्ट्री का एक छोटा सा पीस है। लेकिन देखो गाइस, जैसे कि मैं हर बार ही आपसे बोलता हूँ कि सच को आप चाहे कितना भी दबाने की कोशिश कर लें, वो एक ना एक दिन सामने तो जरूर आता है। और प्रैक्टिकली इस केस में भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ साल 2023 में। नवंबर 19, 2023 दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक से इम्फाल एयरपोर्ट के एयरबेस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इंडिया के इतने इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट को अचानक से बंद किया क्यों गया। असल में गाइस, 19 नवंबर 2023 को करीब 2:30 बजे इस एयरपोर्ट पर मौजूद रेडार एक बेहद ही अजीब से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस ऑब्जेक्ट से तमाम कांटेक्ट करने के बावजूद भी ना ही वो ऑब्जेक्ट वहां से हट रहा था और ना ही हमारे क्वेश्चंस का आंसर कर रहा था। ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब थी, लेकिन ये और तब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई जब रेडार पर दूर दिख रहा वो ऑब्जेक्ट अचानक से इस एयरपोर्ट के टर्मिनल के ऊपर दिखने लगा। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ के द्वारा भी क्लियरली देखा जा सकता था, तो इस चीज को टैकल करने के लिए हमारी एयरफोर्स ने अपने 2 राफेल फाइटर जेट्स को भेजा। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब तक हमारे फाइटर जेट्स उस टर्मिनल के ऊपर आ पाते, उससे पहले ये अजीब सा ऑब्जेक्ट देखते ही देखते गायब हो गया। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा यूनिक थी, तो आगे चलकर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 3 और घंटे इस एयरपोर्ट को बंद रखा गया। अब देखो गाइस, ऑब्वियस सी बात है कि ये इंसिडेंट काफी ज्यादा बड़ा था, तो इसके तुरंत बाद ही नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने हाथों हाथ कवर करके पूरी दुनिया के लोगों को ये बताया कि कैसे एक अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की वजह से इंडिया का एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट कई घंटे बंद रहा। अब इस पॉइंट पर क्योंकि ये इंसिडेंट काफी ज्यादा पुराना नहीं है, तो शायद आपको भी ये बात बखूबी याद होगी कि इस इंसिडेंट के सामने आने के बाद एक बेहद ही अजीब सी रिपोर्ट भी हमारे सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि भले ही इस तरीके के इंसिडेंट को रिपोर्ट पहली बार किया गया हो, लेकिन इन तरीके के ऑब्जेक्ट्स टाइम टू टाइम इस एरिया में एयरपोर्ट स्टाफ को देख रहे थे। हालांकि देखो, बात अगर ऑफिशियल रिपोर्ट की करूं तो अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ एक ही बार इन तरीके की साइटिंग्स का जिक्र है, बट अनऑफिशियली ये चीज लगातार उस एरिया में हो रही थी। तो अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या अभी भी इसे आप एक प्रैंक ही कंसीडर करेंगे? वेल, शायद नहीं। तो अगर हमारे देश भारत में टाइम टू टाइम ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसका सामना साधारण इंसानों के साथ साथ हायर अथॉरिटीज भी कर रही हैं, तो फिर आखिर इस चीज को हम नजरअंदाज कर कैसे सकते हैं? वेल गाइस, सच तो यह है कि जब इसके ऊपर मैंने और डीप इन्वेस्टिगेशन करी तो मेरे सामने एक सैड रियलिटी आई, जिसे जानने के बाद आपको भी ये समझ में आएगा कि आखिर क्यों इन तरीके की चीजों को इंडिया में ज्यादा रिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता। असल में देखो गाइस, सच बात तो यह है कि हमारे देश में कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है जो इन तरीके के केसेस का रिकॉर्ड रखती हो। इसके साथ ही अगर आज की डेट में अभिजीत या फिर अभिजीत जैसा कोई भी इंसान अपनी एक इंसिडेंट या फिर उसके प्रूफ के साथ भी दुनिया के सामने आता है, तो मेजॉरिटी लोग या तो उस चीज को फेक बोल देते हैं या फिर उस इंसान का मजाक बनाने लगते हैं। और यही वो कुछ ऐसे सेलेक्टेड रीजन है जिसके चलते हुए सोसाइटी प्रेशर के कारण ही हमारे देश की हजारों ऐसी सच्ची घटनाएं जिन्हें अगर दुनिया के सामने समय से ला दिया जाता तो शायद हम इन चीजों को और अच्छे तरीके से समझ पाते। वो सब की सब कहीं पर ही दबी हुई धूल खा रही हैं। और इसलिए आज हमारी एक प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए कि हमारे देश में ज्यादा बड़ी नहीं तो एक छोटी मोटी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जरूर होनी चाहिए जिसके पास जाकर लोग अपने इंसिडेंट या फिर अपने एविडेंसेस को बिना शर्म के उन्हें दिखा सके और वो लोग भी बिना हमें जज करे सही तरीके से इन इंसिडेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सके। वेल गाइस, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल बनाए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही हैं इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि क्या पता कोई और सच आपका इंतजार कर रहा हो। जय हिंद।